हेलो एवरीवन। आप लोगों को याद होगा ब्लड रिलेशन जो चैप्टर हम लोग जो करा रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पे डिस्कस किया था। तो ब्लड रिलेशन के जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने दो चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है अभी तक। वो क्या चीज़ थे वो मैं बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के चैप्टर में बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया है और कोडेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया है। अगर एग्जाम में ये दो किस्म के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर एक आई बटन है, आपको वीडियो के ऊपर दिख रहा होगा, मैं वहां पर उसका लिंक दे दिया हूँ। आप काइंडली वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो पे, हम लोग आज दो टॉपिक करेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर में। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का होगा पजल। अब कुछ लोग बोलेंगे पजल तो भैया ये तो अलग से कुछ एक चैप्टर है। नहीं, पजल जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल, मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ पजल्स होते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और फिर तब जाके हम लोग इमेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इमेज या पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इमेज मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें तस्वीर को इशारा करके क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज काइंडली उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, तो मैं पजल का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हमारे लास्ट वीडियो पे मैंने ये क्वेश्चन को रखा था एंडिंग में, और मैं बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और आप लोगों को टाइम भी दिया, अच्छा खासा टाइम दे दिया कि इसको सॉल्व करने के लिए। मैं थोड़ा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा इशू आ रहा है नेट इंटरनेट का कनेक्टिविटी को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये पजल रिलेटेड ब्लड रिलेशन है। ये जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको 3 से 4 मिनट के अंदर में इसको सॉल्व करना है। 3 to 4 मिनट्स, आप इसमें 10 मिनट आधा घंटा नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। ये जब भी आएगा तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि अगर इसको आप सॉल्व कर लिए तो आपको 2 से 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये तीसरा क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है तो मैं अभी तो थोड़ा टाइम लेके इसको समझाऊंगा, लेकिन याद रखिए एग्जाम में 3 से 4 मिनट के अंदर में इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, कुछ कुछ बेसिक बातें मैं पहले समझाना चाहता हूँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। मैं अक्सर लोगों स्टूडेंट से मिलता हूँ, उन लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये 4 लाइन में है, 4 लाइन्स में ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बार बार सेंटेंस को पढ़े। आप एक बार एक सेंटेंस को पढ़ लिए, दैट्स इट, मतलब कि दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपको एक ही बार एक सेंटेंस को पढ़ना है और उसी से आपको बनाते जाना है। देखिए किस तरह, सबसे पहले आप पहला लाइन को पढ़िए। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली इन 3 जनरेशन। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, 3 जनरेशन। 3 जनरेशन मतलब आप समझ रहे हैं, 3 जनरेशन का मतलब हो गया, 3 जनरेशन का मतलब हो गया 3 जनरेशन, यानी 3 पीढ़ी। राइट, एक सेकेंड। 3 जनरेशन का मतलब हो गया 3 पीढ़ी। ओके, जैसे कि मेरे पिताजी, मेरा और मेरे आने वाले, ये 3 पीढ़ी हो गए। तो 3 पीढ़ी में कितने मेंबर्स है, 8 फैमिली मेंबर्स, उनका नाम दे दिया PQRSTUVNM। ठीक है, ठीक है। तो अब ये लाइन को आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, तो आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3, इससे समझ में आ गया 3 पीढ़ी है। ठीक है, मार्क कर लीजिए साइड में कहीं पर भी। Among them only 2 married couples, ये इंपॉर्टेंट है। Among them मतलब कि 8 में जितने जन भी है उसमें सिर्फ 2 ही कपल्स है, मतलब कि 2 ही शादीशुदा है। ओनली 2 married couples, इसका मतलब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, सिर्फ 2 जन शादीशुदा है, मतलब कि 2 जन शादीशुदा है, 2 कपल्स है, मतलब लड़का लड़की, लड़का लड़की। ओके,
ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, एंड ओनली 4 मेल्स। तो आपको पूरा ये पहला लाइन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिला आप समझिएगा। 3 जनरेशन, ओके, 8 फैमिली मेंबर्स, 2 मैरिड कपल्स, 4 मेल्स। ठीक है, तो मैं एग्जाम में आपको यही करना है। 3 जनरेशन हो गया, 8 फैमिली मेंबर्स को लिखने का दरकार नहीं है, वो बस माइंड पे रह जाएगा। 2 मैरिड कपल्स है एंड ओनली 4 मेल्स। तो आप क्या लिखिए यहाँ पर, 4 मेल्स। मेल्स के लिए मैं प्लस डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात और एक है, अगर 8 जन है फैमिली में, 4 मेल है, तो ऑब्वियस बात है बाकी 4 क्या होगा, फीमेल, राइट ना। अगर 8 फैमिली मेंबर है, बोल दिया है क्वेश्चन में कि 4 मेल है, 4 लड़के हैं, तो बाकी 4 क्या होंगे, 8 में से 4 लड़के हैं तो बाकी 4 क्या होंगे, बाकी 4 फीमेल होंगे। ठीक है ना। तो अब ये पहला लाइन को आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हैं तो उसको शॉर्टकट तरीके में कहीं पर लिख लीजिए, एकदम छोटे तरीके में, क्योंकि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। आप मतलब कि ये वाला जगह देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये पहला वाला लाइन को लेकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। सेकंड लाइन में देखिए, आर इज मैरिड टू पी। आर किससे शादी किया हुआ है, पी से। आर इज मैरिड टू पी। तो यहां पर ऐसे कर लीजिए आप, अब इसको थोड़ा सॉल्व करने चलते हैं। आर शादी किससे किया है, पी से। जब भी शादीशुदा होगा तो याद रखिएगा इक्वल टू, तो बस ऐसे लिख लीजिए, आर सी से शादी किया है, पी से, खत्म सेकंड लाइन। लेकिन कहीं पर भी प्लस माइनस मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कौन क्या है, आर लड़का है कि लड़की नहीं मालूम। ठीक है, तीसरा लाइन, क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। ये वाला टर्म मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ओनली, ओनली चाइल्ड। ठीक है, ओनली चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केवल संतान, केवल एक संतान। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है केवल एक संतान, मतलब कि ओनली चाइल्ड का मतलब हो गया एक ही संतान है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या लिखा है, क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। मतलब कि सेकेंड लाइन में ये बोला जा रहा है, क्यू एकमात्र संतान है। ओनली चाइल्ड का मतलब एकमात्र संतान। ओनली चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता लड़का या लड़की, संतान। ठीक है, तो कोई लड़का यहाँ पर मत डिनोट कर देना या लड़की डिनोट मत कर देना। ओके, क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। क्यू संतान है किसका, एस का, तो एस के ठीक नीचे क्यू को लिख दिया, क्योंकि क्यू संतान है किसका, एस का। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, काइंडली स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस माइनस मत लिखना, क्योंकि क्यू क्या है नहीं मालूम किसी को, लड़का है या लड़की है नहीं मालूम अभी तक। ओके, देखिए पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन कंप्लीट हो चुका। पहला लाइन का इंफॉर्मेशन ये रहा, सेकंड लाइन का इंफॉर्मेशन ये रहा, तीसरा लाइन का इंफॉर्मेशन ये रहा। ठीक है, चलिए चौथा लाइन पे चलते हैं। यू इज मैरिड, यू इज मैरिड मतलब कि यू शादी कर चुका है, एंड शी हैज अ मदर इन लॉ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिए। यू इज मैरिड, यू जो है शादी की है, किया है या की है, जो भी। ठीक है, एंड शी एंड शी, ये जो टर्म आया शी का मतलब हो गया फीमेल। शी का मतलब क्या हो गया, फीमेल, यानी यू एक लड़की है। ठीक है, यू शादी की है और वो क्या है, लड़की है। कैसे पता चला लड़की, क्योंकि यहाँ पर शी लिखा हुआ है। यू इज मैरिड एंड शी। ओके, अंडरस्टूड। तो देखिए यू जो है मैं यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूं, यू इज मैरिड, मैरिड है इसीलिए इक्वल टू दिया हूं, किसी से तो शादी की होगी। यू इज मैरिड और वो एक लड़की है, एंड शी, खत्म कहानी। यू इज मैरिड, मैरिड किससे की है नहीं मालूम, एंड शी हैज अ मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, इन लॉ, माँ, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास। सास मतलब समझते हो ना, मतलब कि जो रिश्ता आफ्टर मैरिज के बाद बने उसमें इन लॉज लगता है। तो यू शादी की है किसी से, लेकिन किससे शादी की है मालूम नहीं, इसलिए मैं बॉक्स बना दिया। जब मालूम नहीं है तो मैंने बॉक्स बना दिया। और किससे की होगी, ऑब्वियस बात है एक लड़का से की होगी, राइट। यू किससे शादी की होगी, ऑब्वियस बात है एक लड़का से की होगी, लेकिन वो इंसान कौन है नहीं मालूम। तो ठीक है, ये मालूम नहीं है तो इसीलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर फिलहाल समझने के लिए। यू इज मैरिड और किससे की है नहीं मालूम,
लेकिन यू का मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ मतलब सास, तो मदर इन लॉ मतलब सास। ओके, तो यानी इस वाले जो इंसान है उसकी मम्मी है कोई, ठीक है। तो ये भी नहीं मालूम, ठीक है। यू शादी कर चुकी है, किससे नहीं मालूम, लेकिन यू की एक सास है। सास कौन होगी, उसके हस्बैंड की मम्मी, ठीक है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एस इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ टी। एस इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ टी। एस कौन है, एस कौन है, एस पैटर्नल ग्रैंड मदर है। पैटर्नल ग्रैंड मदर। अब देखो पैटर्नल का मतलब मैं पहला वीडियो में ही क्लियर कर चुका हूँ, पैटर्नल मैटर्नल क्या होता है। पैटर्नल मतलब देखो यहाँ पर एक टर्म आया ना पा, पैटर्नल में पा आया ना, याद रखना पैटर्नल मतलब वो होता है जो पापा के साइड से रिश्ता बने। ओके, तो एस इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी एस एक ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर मतलब एस एक लड़की है, ग्रैंड मदर, ठीक है। एस इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ टी। एस क्या है, दादी है। एस दादी है किसकी, किसका, टी का। पैटर्न मतलब कि एस का संतान जो है, एस का जो संतान है उसका संतान है टी, ठीक है। तो आपको एक तो एस को लेकर पहले भी एक इंफॉर्मेशन मिला था ना, ये वाला याद है ना, ये वाला इंफॉर्मेशन क्या लिखा था उस लाइन पे, उस पे यही लिखा था एस का केवल एक बच्चा है, राइट। एस इज, एस का केवल एक बच्चा, ये वाला लाइन कहाँ गया, क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। एस का केवल एक संतान है। तो आप समझिएगा ये लाइन और ये वाला लाइन को मैं थोड़ा दोनों को मिला दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए एस का केवल एक संतान है, ठीक है। एस का केवल एक संतान है, रुकिए तो साइड में लिख दे रहा हूँ। एस का केवल एक संतान है जिसका नाम है क्यू, ठीक है। और एस दादी है, दादी है किसका, टी का, यानी क्यू का बच्चा होगा टी, ठीक है। और पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, पैटर्नल यानी टी का पैटर्नल ग्रैंड मदर, टी का पैटर्नल ग्रैंड मदर, टी का दादी है कौन, एस। अब दादी कौन होता है, दादी वो इंसान होता है जो कि दादी वो इंसान होता है जिसका पिता का मम्मी हो। तो यानी क्यू क्या होगा, एक लड़का होगा। क्यू क्या होगा, एक लड़का, क्योंकि एस का केवल एक ही संतान है, इसका और कोई संतान नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ये एक लड़का होगा, तभी तो पैटर्नल ग्रैंड मदर बनी वो, ठीक है। अब क्यू किससे शादी किया है नहीं मालूम आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो मिक्स हो गया, तो इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसको दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं है हम लोगों को, ठीक है। पी इज फादर ऑफ टीज मदर। पी जो है, पी क्या है, एक लड़का है। पी इज फादर ऑफ टीज मदर, पी इज फादर ऑफ टीज मदर। टी का जो मम्मी है, टी का जो मम्मी है, पी फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या लिखा हुआ है, पी इज फादर। पी कौन है, एक लड़का है, लेकिन किसका पिताजी है, पी इज फादर यानी लड़का, पी पिताजी है यानी लड़का है। पी पिताजी है किसका, टी के माँ का, यानी टी का जो माँ है, टी का माँ कौन है नहीं मालूम, उसका पिताजी कौन है, पी, यानी पी का जो बेटी है उसका संतान है टी, ठीक है। पी इज फादर ऑफ टीज मदर, टी के माँ का पिताजी है पी। एंड वी, एंड वी का मतलब हो गया पी इज फादर ऑफ टीज मदर, पी जो है पिताजी है किसका, टी के माँ का और वी का, यानी ये वाला जो भी इंसान होगा उसका एक और एक सन, उसका और एक कोई है, मतलब उसका भाई या बहन कोई भी है, उसका नाम क्या है, भी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ समझना दोबारा क्या लिखा हुआ है, पी पिताजी है, पी पिताजी है, किसका पिताजी है पी, टी के माँ का, टी के माँ का पिताजी पी, और किसका, भी का, यानी पी पिताजी है ये वाले इंसान का भी और भी का भी, ठीक है। और एक लाइन आपको पहले से ही पता था, क्या पता था, पहले बता दिया गया था, पी और आर शादीशुदा है, पी और आर शादीशुदा। देखिए यहाँ पर पहले से हम लोग लिखा था, लिखे थे ना ये वाला पी और आर शादीशुदा है। तो यही फायदा होता है जब आप कोई चीज को अगर डिनोट कर देते हैं तो बार बार पढ़ने का दरकार नहीं होता है।
तो पी और आर शादी शुदा है, पी लड़का है तो ऑब्वियस बात है आर क्यों ना होगी, लड़की होगी। देखिए 8 फैमिली मेंबर्स थे, देखो हम लोगों ने कितना को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 जन बाकी है, 2 जन बैठ जाएंगे, बन जाएगा हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, M is not a female member of a family। M जो भी है, M जो भी है वो फीमेल नहीं है। अगर M जो भी इंसान है वो लड़की नहीं है, फीमेल नहीं है, तो M कौन होगा, एक लड़का होगा। M कौन होगा, एक लड़का होगा। इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से समझिए आप। अब मेरा बात ध्यान से समझिए। देखिए हम लोगों ने 6 जन को बैठा दिया है, फैमिली था 8 जन का, 6 जन बैठ चुका, बच गया कितना जन, 2 जन। अब वो 2 जन कौन है, एक तो M हो गया और एक जन हो गया U। हम लोगों ने देखो यहाँ पर M और U को नहीं बैठाया है, राइट, M और U को नहीं बैठाया। अब देखो बात समझना, M तो एक लड़का हो गया, तो M तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है कोई एक इंसान जो छूट गया वही बैठेगा, तो छूटा कौन है, U, तो यानी U होगा, यानी Q का पत्नी का नाम होगा U। ठीक है, तो M क्या होगा, M एक लड़का है, अब उसको कहाँ बैठाएंगे, वो बात का बात है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो U एक लड़की है, देखिए ये वाला भी टैली कर गया। U किसी से शादी किया था, मैं बताया था ना U किसी से शादी किया है और उसका एक सास है, देखो U किसी से शादी किया और उसका एक सास भी है, यस, तो ये वाला भी टैली कर गया इसके साथ। ठीक है, और देखो M इज नॉट अ फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, T इज ब्रदर ऑफ M। T भाई है, किसका भाई है, M का, यानी T भी एक लड़का है, किसका भाई है T, M का। ठीक है, अब M के प्लस क्यों लिखा, क्योंकि M पहले ही बोल दिया था लड़की नहीं है, तो M भी लड़का होगा। तो ये वाला डायग्राम कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी कुछ कुछ बातों पे ध्यान देना है, अभी हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन हम लोगों ने बैठा दिया, लेकिन अभी थोड़ा जेंडर को बारे में सोचो, अभी ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। देखना आपको पहले ही पता था 4 लड़का होना चाहिए, 4 लड़की होना चाहिए, लड़कों को गिनो, P एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, यानी 4 लड़का का क्राइटेरिया फुल हो गया। S एक लड़की, R एक लड़की, U भी एक लड़की, तो V कौन होगा, V भी एक लड़की होगी, क्योंकि 4 लड़का 4 लड़की होना चाहिए। तो अब ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, ये वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और एक क्राइटेरिया, 2 मैरिड कपल्स थे, तो देखो एक कपल्स ये रहा, ये वाला आप देख लीजिए, ये एक कपल्स है, मैरिड कपल्स, ठीक है, और एक दूसरा ये वाला मैरिड कपल्स है, तो 2 मैरिड कपल्स भी हो गए, ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। फैमिली में 3 जनरेशन है, देखो 3 जनरेशन, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, 3 जनरेशन, तो तीनों जनरेशन हम लोगों का आ गया। तो मतलब कि मैं अभी, मेरे को काफी टाइम लगा इसको समझाने में, क्योंकि मुझे सब चीज समझाना था। ठीक है, एग्जाम में आप लोग जितना कम टाइम में हो सके उसको, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जितना फास्ट जितना एक्यूरेटली हो सके तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बन गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3 मार्क्स तो इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है, हम लोग का ये जो मेहनत हम लोगों ने किया है, इसी के आधार पर हम लोगों को अब आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा हम लोगों के लिए अब ये दोबारा हम लोगों को पढ़ने का दरकार नहीं है, जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है डायग्राम को, मतलब कि क्वेश्चन को, पजल्स को। अब हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, तो 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो हम लोगों ने बना लिया इसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, भैया ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछ रहा है। देखिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप लोग ध्यान से समझिए। हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, मतलब कि आर क्या लगेगा एम का, एम आर को बुलाएगा ना, एम आर को कोई नाम से बुलाएगा, चाचा, भैया, पिताजी, कुछ भी करके बुला सकता है, वो पूछ रहा है आपसे। हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, आर क्या लगेगा एम का। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये है आर, सॉरी, आप लोग ध्यान से देखना, ये है आर, ये है एम, ठीक है। अब देखना आर और एम दिख रहा है आपको, एम क्या करके बुलाएगा आर को, एम का मम्मी, एम का मम्मी का मम्मी, एम का मम्मी का मम्मी, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नानी,
नानी, हिंदी में क्या बोलते हैं? नानी, ठीक है। माँ के माँ को क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं। तो एम अब आर को क्या करके बुलाएगा? नानी करके बुलाएगा, सिंपल चीज है। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं नानी को? ऑब्वियस बात है, स्टूडेंट बोलेंगे भैया ग्रैंड मदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। लेकिन एक चीज और याद रखना आप लोग, दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रैंड मदर तो ऑब्वियस बात है सही है। तो देखिए, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर यहाँ पर भी है, ग्रैंड मदर यहाँ पर भी, तो इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चुनिएगा? समझना बात को। जब भी कोई रिश्ता माँ के साइड से बने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई रिश्ता माँ के साइड से बने तो उसमें ये टर्म आता है मैटरनल, ठीक है। यानी आपके माँ के साइड से जो भी रिश्ता है, माँ के साइड से जो भी रिश्ता, नानी, नाना, ठीक है, मामा, मामी, ये सब में क्या आएगा? मैटरनल। और जो भी रिश्ता पापा के साइड से बने उसको बोलते हैं पैटर्नल। दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ, जो भी, तो ये सब में क्या आता है? पैटर्नल। तो फिर से ध्यान रखिए, एम के माँ का माँ, तो यानी ग्रैंड मदर, लेकिन माँ के साइड से बना है, मम्मी के साइड से ये रिश्ता है, तो एग्जैक्ट टर्म होगा मैटरनल ग्रैंड मदर, याद रखिएगा। तो एग्जाम में इसको चुनिएगा, इसको गलती से भी नहीं चुनिएगा, ओके। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसी टाइप से। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? फिर से वही बात, पी को क्या करके बुलाया जाएगा कि क्यू के द्वारा? पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू, पी क्या लगेगा क्यू का? पी क्या लगेगा क्यू का? तो ध्यान से देखना, पी ये रहा ऊपर, क्यू ये रहा, ओके। अब मेरा बात ध्यान समझना, क्यू जिससे शादी किया है उसके पापा है, क्यू जिनसे शादी किया उसके पापा हैं पी, राइट। तो देखना, क्यू क्या करके बुलाएगा पी को? समझना, उसके पत्नी के पापा। अब पत्नी के पापा, क्यू के पत्नी के पापा, तो ऑब्वियस बात है फादर तो होगा, क्योंकि उसके वाइफ का पापा है ना, तो फादर तो होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, फादर मत चुन लेना, ध्यान से समझना बात को। जब भी कोई रिश्ता शादी के बाद बने, शादी के बाद बने, तो उसमें इन लॉ लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्यू जिससे शादी किया है उसके पापा है, तो फादर तो होगा लेकिन फादर इन लॉ होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज मदर ऑफ वी? वी का माँ कौन है? वी का माँ कौन है? अब डायग्राम को देखिए ध्यान से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा वी का माँ कौन है? अब वी के ऊपर खोजिए, वी का गार्जियन कौन है? वी का गार्जियन पी और आर है। वी का गार्जियन कौन है? पी और आर। पी उसमें लड़का है, आर एक लड़की है, तो वी का पिताजी हो गया पी, और वी का माँ कौन हो गया? आर। तो ऑब्वियस बात है जवाब होगा आर। तो देखिए कितना इजीली आपने 3 मार्क्स उठा लिया, ठीक है। अगर आप लोग इसको ढंग से बना लीजिएगा तो गलती होने का कोई चांस नहीं और फुल मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। चलिए मैं और एक पजल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरा मकसद है कि मैं 2 पजल इस वीडियो पे शेयर मतलब कि बना के दिखाऊं आप लोगों को। इसके बाद इससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर काइंडली आपको ये सब चीजें समझ में आया, अच्छा लगा, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का सेकंड पजल है। ये भी कुछ उसी तरह है, इसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग तीनों क्वेश्चन को उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर से दोबारा वही बात बोलूंगा, ये 4 लाइन पे है ये क्वेश्चन। आपको एग्जाम में मैक्सिमम 4 मिनट, 4 मिनट से ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते इसको सॉल्व करने के लिए। तो जितना मतलब जल्दी से जल्दी पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करके शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, ओके। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ उसको। देखिए, देयर आर 10 मेंबर्स इन द फैमिली, ओके। नाम दे दिया है ABCDEFGHIJ, ओके। ये लिखने का दरकार नहीं है, ओके। फैमिली में कितने जन है? 10 जन है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर 3 जनरेशन, फिर से पिछले बार का तरह 3 जनरेशन, याद रखिएगा 3 जनरेशन है, साइड में कर लीजिए, 3 जनरेशन होना चाहिए। देयर आर ऑल्सो 3 मैरिड कपल्स, क्या है? 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, मतलब कि 3 जोड़े हैं, ओके।
तो मतलब कि याद रखिएगा लास्ट में जब बना लेंगे तो आपको 3 मैरिड कपल्स मिलना चाहिए। ओके ओके। देयर इज एन इक्वल नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल। इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स का मतलब हो गया इक्वल नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब जितने लड़के हैं उतने ही लड़कियां। तो 10 जन का फैमिली है तो दैट मीन्स 5 लड़के होंगे 5 लड़कियां होंगी। हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं है। अब काम के बातों पे आते हैं हम लोग। H is the daughter-in-law of J. H is the daughter-in-law of J. H डॉटर इन लॉ है किसका? J का। डॉटर इन लॉ, इन लॉ फिर से बोलूंगा शादी के बाद, इन लॉ शादी के बाद। H जो है डॉटर इन लॉ है। डॉटर मतलब तो समझ गए ना, लड़की के लिए डिनोट होता है, यानी H एक लड़की है और इन लॉ है, किसकी इन लॉ है? J की। तो यानी H जो है बेटी के समान है किसकी? J का। लेकिन डॉटर इन लॉ को हिंदी में बहू भी कहते हैं। ओके याद रखिएगा, यानी H किसकी बहू है? J की। ओके ठीक है, यानी J का कोई एक बेटा है जो कि आपको मालूम नहीं है और वो एक लड़का होगा। हो गया ये वाला लाइन कंप्लीट। ओके सेकंड, इसके बाद वाले लाइन पे चलते हैं। B's brother I has only one sister। अब देखिए ये वाला लाइन में B का ब्रदर है I, B का भाई है I। ओके, B's brother I has only one sister, has only one sister। B का जो भाई है I उसका एक ही बहन है। अब देखो B का भाई है I, B का भाई है I, B क्या है, लड़का है कि लड़की नहीं मालूम, B का भाई है I और I का एक ही बहन है। अब हो सकता है कि I का बहन B हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है आई का और एक बहन हो। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कौन क्या होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं इन दोनों का वन सिस्टर है, एक सिस्टर है। अब वन सिस्टर कौन होगा ये किसी को नहीं मालूम, हो सकता है आई का बहन बी हो या फिर कोई दूसरा इंसान हो, लेकिन एक ही बहन है इन लोगों का। ओके याद रखिएगा। H and B are married couples। H and B are, अब देखिए ये लाइन पे क्या लिखा है, H and B are मैरिड कपल्स। H और B क्या है? मैरिड कपल्स है। ठीक है, H और B क्या है? मैरिड कपल्स। ठीक है, तो देखिए H और B मैरिड कपल्स, तो इसको और इसको मैं फ्रेम करूंगा तो समझिएगा। तो मैं B को यहां लिख दूंगा, हो गया। तो B तो अब पता चल गया क्या है, एक लड़का है। H और B शादीशुदा है, तो यानी B का भाई है I, और ऑब्वियस बात है इनका कोई और एक बहन होगा। आई का एक बहन है, यानी बी का भी एक बहन है, नहीं मालूम। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, इन दोनों को फ्रेम करके यहां तक पहुंच गए। H इज मदर ऑफ C। H माँ है, किसकी माँ है? C की। H इज द मदर ऑफ C, यानी C की माँ है H। G इज मदर ऑफ B। अब G किसकी माँ है? B की। तो इसको यहां लिख दे रहा हूं साइड में, पता नहीं G जो है माँ है किसकी? B की। ठीक है, मदर ऑफ B। D इज सन इन लॉ ऑफ G। D is son in law of G। D is son in law of G। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, D is the son in law of G। अब इसको मैं थोड़ा बाद के लिए रख रहा हूँ, दो एक मतलब कि ये लाइन पढ़ ले रहा हूँ फिर उसके बाद उसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसको कहाँ लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन। C is sister of E। C जो है किसकी बहन है? E की। C बहन है, किसकी बहन है? E की। हो गया। F is the only son of D। F is the only son of D। F एकमात्र बेटा है, किसका बेटा है? F is the only son of D। H is the mother of C। G is the mother of B। D is son-in-law of G। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता था कि B का माँ कौन है? G। तो B का माँ कौन है? G। ठीक है, B का माँ का नाम क्या है? G। तो B के ऊपर में लिख दूंगा G। ठीक है, और बी का एक गार्जियन पहले बोल दिया गया था, एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे, मतलब एच बहू है किसका? जे का। और बी का गार्जियन जी भी है और जे भी है। जी जो है लड़की है,
राइट। तो जे कौन होगा? ऑब्वियस बात है, लड़का होगा। ठीक है, मैं इस इंफॉर्मेशन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को दरकार नहीं है, ये वाला भी दरकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए जे और जी शादीशुदा है, जे एक लड़का है और जी उनकी वाइफ है, और जे और जी का 3 संतान है, बी, आई और एक जन है, और बी जो है शादी कर लिया एच से, उनका 2 बच्चे हैं, सी और ई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ मैंने छोड़ा था, एच इज मदर ऑफ सी, एच इज मदर ऑफ सी, जी इज मदर ऑफ बी, जी इज मदर ऑफ बी, चलिए हो गया। डी इज सन इन लॉ ऑफ जी, डी जो है सन इन लॉ, डी जो है, डी, डी बोल के जो इंसान है डी, वो सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब कि दामाद को बोलते हैं, बेटे जैसा। ठीक है, दामाद, किसका दामाद है? जी का, जी का एक दामाद है। ओके, दामाद कौन होगा? जी का बेटी का हस्बैंड। तो जी का बेटी तो ये वाला इंसान है। ठीक है, यानी जी, इसकी बेटी शादी की है, किससे शादी की है? डी से। ओके, तो हो गया। तो जी, डी जो है सन इन लॉ है किसका? जी का। सी इज सिस्टर ऑफ ई, सी इज सिस्टर ऑफ ई। एफ इज द ओनली सन ऑफ डी, एफ इज द ओनली सन ऑफ डी, यानी ओनली सन। ओके, याद रखिएगा, ओनली सन मतलब हो गया एफ का केवल एकमात्र पुत्र है जिसका नाम है डी, यानी एफ एक पुत्र है और किसका है? डी का। खत्म कहानी। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे 10 जन थे फैमिली में, अभी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जन आ चुके हैं। ठीक है, तो एकमात्र इंसान बचा है जिसको हम लोगों ने नहीं बैठाया है, वो इंसान को आप खोजिए कौन है। मेरे ख्याल से ए, यानी ए एक लड़की और किससे शादी की है? डी से। अच्छा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये देखना है कि लड़का लड़की को काउंट करना है। ओके, तो देखिए 5 लड़का है क्या? 1 2 3 4 5, 5 लड़के हो गए, तो ऑब्वियस बात है 5 लड़की भी होना चाहिए, 1 2 3 4, तो दैट मीन्स ये भी एक लड़की है। ठीक है, 3 कपल्स है क्या? हाँ 3 कपल्स है, 1 कपल 2 कपल 3 कपल, 3 जनरेशन है, हाँ बिल्कुल है, 1 2 3। तो इसी तरह आपको एग्जाम में फटाफट पढ़ के इसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये बन चुका है। अब इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में। क्या बोला जा रहा है? इफ y इज द फादर ऑफ आई, अगर बोला जा रहा है y बोल के कोई एक अलग इंसान है, अगर बोला जाए वो पिताजी है किसका? आई का। ठीक है, y पिताजी है किसका? आई का। अब आप देखिए यहाँ पर आई को देखिए, ये रहा आई, आई का पिताजी तो जे है, राइट। तो आप कितने स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया आई का तो ऑलरेडी पिताजी जे है। तो एग्जाम में यही बोल रहा है कि इफ का मतलब ये हुआ कि अगर, अगर मतलब समझते हैं, अगर मैं जॉर्ज बुश होता, अगर मैं ट्रंप होता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, लोग कहते हैं ना अक्सर, तो उसी तरह आपको इमेजिन करना है। अगर वाई पिताजी है आई का, तो आई का पिताजी कौन है? वाई। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ओके, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया इसीलिए उसको लिया जा रहा है। इफ वाई इज द फादर ऑफ आई, वाई अगर पिताजी है आई का, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई। तो पूछा जा रहा है डी जो बोल के जो इंसान है वो क्या लगेगा वाई का? डी बोल के इंसान क्या लगेगा? आप ध्यान से देखो, डी बोल के इंसान ये रहा और वाई ये रहा, डी क्या लगेगा? समझना बात को, वाई का बेटी, वाई का बेटी, वाई का बेटी ए, उसका हस्बैंड है ना डी, तो वाई क्या बोलेगा? दामाद ही बोलेगा, है ना, दामाद। तो याद रखना, तो दामाद यानी बेटा जैसा, लेकिन शादी के बाद होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। तो ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इफ y इज द डॉटर, फिर से वही चीज, इफ वाला याद रखिएगा, इफ जो आता है ना, ये अगर अगर अगर, ठीक है, अगर ये होता तो क्या होता, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए, इफ y इज द डॉटर ऑफ आई, आई बोला जा रहा है, अगर y बेटी होता आई का, तो एक काम करो, आई के ठीक नीचे y को लिख दो, y बेटी होता किसका? आई का। देन हाउ इज y रिलेटेड टू f, y क्या लगेगा f का? अब बात समझना, y ए रहा, f ये रहा। तो देखिए आप, ये लोग एक ही जनरेशन गैप, मतलब एक ही जनरेशन साइकिल में है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो y क्या लगेगा f का? अब बात समझना, y और f एक ही, देखो a और d का संतान है f, i का संतान है y,
ये लोग अपने तो भाई बहन तो नहीं हुए लेकिन कजन में गिनती आएंगे। ओके, कजन में गिनती आएंगे। तो एफ क्या बोलेगा, एफ क्या बोलेगा वाई को, एफ बोलेगा सिस्टर बोलेगा, राइट, क्योंकि एफ की बहन लगेगी वाई, क्योंकि वाई एक लड़की है, एफ की बहन लगेगी वाई यानी सिस्टर बोलेगा, लेकिन अपनी बहन नहीं है तो कजन सिस्टर बोलेगा। क्या बोलेगा, कजन सिस्टर। तो देखिए सिस्टर को मत चुनेगा एग्जाम में, सिस्टर इन लॉ तो होगा ही नहीं, ब्रदर इन लॉ होगा ही नहीं, ब्रदर भी नहीं होगा। तो कजन सिस्टर एग्जैक्ट टर्म है जो कि ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो आप ऑब्वियसली कजन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि कजन बोलने से भी समझ में आता है कि कजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा हार्ड है। यहां पर क्या लिखा गया है, इफ। इफ का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, इफ का मतलब यही होता है माँ रख यहाँ पर, तो थोड़ा देर रुक, जो बोलते हैं रख, हम थोड़ा देर में आता नहीं तो। देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स, बी अगर सन इन लॉ है किसका, एक्स का। अब देखिए बी जो है दामाद है, सन इन लॉ मतलब समझते हैं ना, बी दामाद है किसका, एक्स का, बी दामाद है एक्स का, बी दामाद है एक्स का, मतलब समझ रहे, एच का गार्जियन होगा एक्स, तभी तो एक्स का, एच का गार्जियन है एक्स, तभी तो एक्स इसको दामाद बोलेगा। ठीक है, अब एक्स कौन है, एक्स तो हो सकता है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, अंडरस्टूड। तो एक्स के ऊपर लड़का या लड़की कुछ डिनोट मत कीजिएगा, प्लस माइनस बिल्कुल भी डिनोट नहीं कीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स, बी सन इन लॉ यानी बी दामाद है किसका, एक्स का, यानी एच जो है संतान है किसका, एक्स का। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू सी, तो एक्स क्या लगेगा सी का। तो आप ध्यान से देखो, एक्स ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। सी का मम्मी का गार्जियन, सी का मम्मी का गार्जियन है एक्स, सी का मम्मी का गार्जियन है एक्स। तो गार्जियन मतलब समझते हो, पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकता है। ओके, तो अब देखो सी का मम्मी के साइड से रिश्ता है, तो मैटरनल तो आएगा, राइट, मैटरनल तो आएगा। अब मैटरनल क्या होगा, लड़का होगा, अगर एक्स अगर लड़का होता तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाता, अगर लड़की होती तो क्या हो जाता, तो हो जाता मैटरनल ग्रैंड मदर। तो देखो अब जवाब क्या है, अब देखो अब कोई कोई बोलेंगे भैया एग्जाम में ग्रैंडफादर मार्क कर लीजिए, गलत जवाब। कोई बोलेगा ग्रैंड मदर मार्क कर लीजिए, गलत जवाब। फादर तो होगा नहीं, ब्रदर होगा नहीं। देखिए ऐसा सिचुएशन में आप आ गए हैं जहां आपको जवाब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिखे, मैटरनल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ऐसा ऑप्शन दिखे तो इसको राइट कर लीजिएगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं ना आपके पास, तो आप क्या एग्जाम में मार्क कीजिए, सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है, यही राइट जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 3 मार्क्स इजीली स्कोर हो गया, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और अपने तरफ से भी कोशिश करें कि नए नए क्वेश्चंस को आप लोग भी लाएं और उसको सॉल्व करें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग इमेज से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हम लोग जब ये टॉपिक में जा रहे हैं इमेज वाले टॉपिक पे, तो काइंडली आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। आशा करूंगा बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने का, ठीक है। बहुत मैथ्स के चैप्टर्स पे भी बनाऊंगा, धीरे धीरे करके सब चैप्टर्स पे बनेगा, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर भी करें इस चैनल को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स
और अपने फैमिली रिलेटिव्स के बीच में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा हमें। हम लोग काइंडली, थोड़ा डिले हो सकता है रिप्लाई करने में, बट हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने का, और जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन वीडियो भी हम लोग ज़रूर देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इमेज का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो 1 मार्क्स का आता है। ओके, पिछले वाला का तरह नहीं कि पिछले वाला जब आता था तो 2-3 मार्क्स जरूर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा। ये काफी, कि देखो जिनको समझ में आ गया इमेज टाइप के क्वेश्चन, ये काफी इजी पड़ता है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, बनने से ये काफी इजी है। अगर आपसे नहीं बन रहा एग्जाम में तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा ज्यादा। अगर ये क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन, अगर आपसे 1 मिनट के अंदर में बन गया तो वेल एंड गुड। अगर आपसे 1 मिनट में नहीं बन रहा है तो काइंडली लीव कर छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को, वरना ये टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक है, मतलब मिलने को कुछ नहीं मिलेगा, टाइम का टाइम चला जाएगा। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा, 1 मिनट के अंदर में बन जाए तभी बनाइएगा। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, आप सोचे जा रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है इस क्वेश्चन को बना के। और दूसरा बात, अगर आपको इस पोर्शन में अपना मजबूती लाना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ वुमन सेड, मतलब कि एक फोटो है, मान लीजिए ये जो गोल करके बनाया हुआ एक फोटो है। किसका फोटो है? एक इंसान का, लड़का का। तो ये लड़का का फोटो है, ये फोटो पे इशारा हो रहा है। पॉइंटिंग मतलब इशारा हो रहा है। कौन इशारा कर रहा है? एक लड़की। ओके, एक लड़की इशारा कर रही है इस फोटो पे और कहती है, क्या कहती है? ही इज, देखिए ये वाला ही इज ब्रदर, मतलब कि इस एक लड़के के ऊपर इशारा करके एक लड़की कहती है ही इज ब्रदर, मतलब इसका भाई, कोई भी हो सकता है। ही इज ब्रदर, ठीक है, ही इज ब्रदर्स फादर, मतलब कि इस फोटो वाले इंसान का भाई का पिताजी। अब भाई का पिताजी तो मतलब समझ गया ना, इसका भी पिताजी होगा। यही होता है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पे, घुमा के बोलता है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। ठीक है, तो एक लड़की एक फोटो पे इशारा कर रही है और बोलती है, वो जिसका फोटो है उसका भाई का पिताजी, ओके, इज द ओनली सन, इज द ओनली सन, ये जो इंसान है ये एकमात्र बेटा है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ऑफ माई ग्रैंड फादर। समझ में आ रहा है? मेरे ग्रैंडफादर का, ये एकमात्र बेटा है। किसका बेटा है? मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे ग्रैंडफादर का। माई ग्रैंडफादर, माई मतलब किसके लिए? ये लड़की के लिए। तो ये इंसान एकमात्र बेटा है। किसका बेटा है? मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे ग्रैंडफादर का बेटा, मतलब समझ रहे हो, मेरे ग्रैंडफादर का बेटा। अब मेरा बात समझना, मेरे ग्रैंडफादर का बेटा का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप बोलते हैं ये इंसान ये इंसान जो है मेरे मेरे ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, तो या तो इंसान कौन होगा? आपका पिताजी होगा, है ना, आपका पिताजी। ये जो है इंसान मेरे मेरे ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा है, एकमात्र बेटा है। तो मतलब समझिए, ये जो इंसान है इस लड़की का एकमात्र, ये लड़की का पिताजी है। कैसे होगा? ये लड़की का ग्रैंडफादर कौन होगा? ग्रैंडफादर कौन होगा? इसके दादा दादी, दादा सॉरी, दादा होंगे। इसके दादा का एकमात्र बेटा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये लड़की का दादा का एकमात्र बेटा, ठीक है। तो आप तो समझ में आ गया कि ये लड़की का पिताजी होगा ये। तो आप समझिए, ये लड़का था फोटो वाला और ये लड़की है जो इशारा की थी। तो आपसे पूछा गया हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो वो लड़की क्या लगेगी? ये लड़की, आपसे पूछा जा रहा है ये लड़की क्या लगेगी इस लड़के का? तो ये लड़की क्या लगेगी? ये लड़की इसकी बहन लगेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अ
अ मैन सेड टू अ लेडी, एक लड़का एक लड़की को बोलता है, क्या बोलता है सुनिए, योर मदर, मतलब कि ये लड़की की माँ, ये लड़की की माँ, योर मदर्स हस्बैंड, मतलब कि योर मदर्स हस्बैंड, मतलब कि बोलता है तुम्हारे माँ का पति, ओके, हस्बैंड सिस्टर, मतलब इसके हस्बैंड का जो सिस्टर है, ये जो सिस्टर है, मेरा बात ध्यान से समझिए, वो एक लड़का एक लड़की को कहता है तुम्हारी माँ का पति, ठीक है, पति का सिस्टर, यानी इस पति, ये जो इंसान का सिस्टर बहन, ये डैश है, ओके, सिस्टर इज माई आंट, मेरा आंटी है, मेरा आंटी है, मेरा आंटी है, ये इंसान आंटी है, किसका आंटी है, किसका आंटी है, इस लड़के का, इस लड़के का आंटी मतलब समझते हो, इसके पापा का बहन, आंटी कौन होती है, पापा का बहन, तो ये लड़का ये रहा, इसके पापा का बहन, तो ये लड़का और ये लड़की क्या हो गया, आपस में भाई बहन हो गया, है ना। तो फिर से वही पूछा आपसे, क्या पूछा, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू अ मैन, वो लड़की क्या लगेगी उस लड़के का, तो ऑब्वियस बात है लड़की लड़के का क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, आशा करूंगा आपको समझ में ना, तो दोबारा थोड़ा पीछे जाके इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिपाशा पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, एक लड़के का फोटो पे इशारा हो रहा है और बिपाशा बोल रही है, क्या बोल रही है, ही इज मदर, मतलब इस लड़के का माँ, ही इज मदर्स ओनली डॉटर, इस लड़ ही इज मदर्स ओनली डॉटर, मतलब इस औरत का एकमात्र बेटी है ना। बिपाशा एक फोटो पे इशारा करते हुए, जो कि लड़का क्या बोल का है उसको बोलती है, उसके माँ का एकमात्र बेटी, यानी इस लड़के का बहन, राइट, इज हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, इज माई मदर, यानी ये जो औरत है, ये वाला औरत जो है, जो कि एक लड़की है, ये बिपाशा की क्या है, मम्मी है, समझ में आ रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया, हाउ इज बिपाशा रिलेटेड टू दैट मैन, बिपाशा क्या लगेगी इस इंसान का, बिपाशा क्या लगेगी, अब देखो बिपाशा क्या लगेगी समझना, इस आदमी के इस आदमी के बहन की बेटी है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं निस, है ना, और हिंदी में बोलते हैं भगनी, ठीक है, निस, निस एक फीमेल टर्म है, याद रखिएगा, और नेफ्यू भांजा भतीजा के लिए नेफ्यू, ये मतलब प्लस टर्म है, मतलब कि मेल टर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लता सेस, लता एक लड़की है, एक फोटो पे इशारा की, ये रहा फोटो, ठीक है, ही इज द ओनली सन, अब बात समझना, लता एक फोटो को दिखाई और बोलती है ही मतलब क्या, ये फोटो एक लड़का का है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या बोलती है सुनिए आगे, एक फोटो पे इशारा करते हुए लता बोलती है, ही इज द सन, ही इज द सन, ये बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन, मतलब कि एक ये इंसान जो है फोटो वाला, ये बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन, किसी एक इंसान का, वो भी एकमात्र बेटा है, किसका, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे ग्रैंडफादर का, मतलब कि ये फोटो वाला इंसान जो है, ये बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब कि ये फोटो वाला इंसान बेटा है, किसका बेटा है, एक किसी इंसान का, और ये जो इंसान है वो एकमात्र बेटा है, ठीक है। तो अब बात समझना, ये वाला इंसान कौन है पता है, लता का ग्रैंडफादर, लता का ग्रैंडफादर, लता का ग्रैंडफादर कौन होगा, लता का ग्रैंडफादर कौन होगा, लता का ग्रैंडफादर वो होगा जो उसके पिता का पिता हो, तो अब ऐसे बात है, लता यहाँ होगी, उस लता के पिता का पिता है ये इंसान, ठीक है। तो अब बात समझना, लता और ये फोटो वाला इंसान आपस में तो भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा, हाउ इज द मैन रिलेटेड इन द टू लता, तो ये इंसान क्या लगेगा लता का क्या लगेगा,
लता का भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। तो ये है पॉइंट, इमेज से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए अब वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।